हाँ जी, एम आई ऑडिबल? दिखाई दे रहा हूं मैं? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, क्या लिखा हुआ है? ओके, डन। चलिए, जिनको दिक्कत आ रही है प्लीज रीजॉइन द क्लास, दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलिए, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे केस टू। केस टू, केस टू है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो किस प्रकार से इसको टैकल करेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इट इज व्हाट, कांस्टेंट, हर जगह वैल्यू सेम रहेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहां पे ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अब समझना, इसमें दो प्रोफाइल बनेंगे, इसमें दो प्रोफाइल बनेंगे। तो इसमें प्रोफाइल नंबर 1, अगर मैं कहता हूं, मैंने अगर ई दिया है सम फंक्शन ऑफ आर, आर कैप फंक्शन आर का दिया है, इट इज गिवन। ई आर का फंक्शन दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डीवी निकालना, तो डीवी हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, हम पिछली क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर ई दिया है और वी पूछा है तो आई नीड टू व्हाट, इंटीग्रेटेड, है ना? और अगर मैं वी देता हूं, अगर इसी में बोल रहा हूं मैं, इफ वी दिया है आपको सम फंक्शन ऑफ आर इज गिवन, तो वी दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वी दिया है तो ई निकालना, तो ई हो जाएगा माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर इंटू आर कैप। जस्ट लाइक, याद कीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, उसी तरह का ही है। प्लीज नोट इट डाउन, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, होमवर्क में क्या था भाई? होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे होमवर्क रह गया था, बिल्कुल सही है, होमवर्क पेंडिंग है तो करना ही पड़ेगा उसको डिस्कस। चलिए, होमवर्क में बता दीजिए कौन से क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 1 है, 1 में कहां से कहां तक के क्वेश्चन से, एक बार कमेंट में कर दीजिए मेरे को। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 से था कुछ, 23 से, 23 से 30। हाँ भी बताइए किस में, 30 में डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है। उससे पहले किसी में कोई डाउट किसी को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। देखा, ई वेरीज अलोंग एक्स, तो ई आपको दिया है कितना है, 3x²। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट x इक्वल टू 1। देखिए यहां पर वेरिएशन केवल x एक्सिस के अलोंग है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं। ये डब्बा ले लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, यहां पर x डिस्टेंस पर, ये हमारा x बराबर 0 है, तो इस पर मैंने एक छोटा सा डब्बा लिया, ये dx है। तो क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम जानते हैं गॉस थ्योरम, तो यहां पर इस एंड से इस सरफेस से फ्लक्स एंटर करेगा और इस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये हम बोल सकते हैं। हाँ यही, तो यहां पर इस सरफेस में फ्लक्स एंटर करेगा और इस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई एक्स होगी, यहां पे हो जाएगी ई एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगी। तो नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका एरिया मैंने ए मान लिया है, फॉर एग्जांपल एरिया कितना मान लिया, ए, तो यहां पे बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, ई एक्स प्लस डी एक्स इंटू ए, ये बाहर निकलने वाला। अंदर वाला कितना का, माइनस
ई एक्स, ये है नेट फ्लक्स, बराबर होता है चार्ज इनसाइड बाई एफ जीरो। और चार्ज इनसाइड कितना आएगा, डेंसिटी रो, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, इसका एरिया ए है, एरिया ए है, और ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ जीरो, है ना। तो यहां पर ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई एक्स इंटू ए, तो ए से ए चला गया, डी एक्स को आप नीचे ले जाइए, तो रो डिवाइडेड बाई एफ जीरो हो जाएगा ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये आ गया। तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये डिफरेंस है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हो यहां पर एक आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, सॉरी मैथ्स पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन लिमिट वाला फंडा, तो लिमिट हम लगाते हैं, तो ये टर्म जो है आप ध्यान से देखिए डी ई बाई डी एक्स ही है, डी ई बाई डी एक्स ही है, तो डी ई बाई डी एक्स है, एफ जीरो ऊपर ले जाएंगे तो रो हो जाएगा एफ जीरो टाइम्स ऑफ डी ई बाई डी एक्स। अब मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे 3 वायर हैं यूनिफॉर्मली चार्ज वाले, लैम्डा है एक्स वाई जेड के लॉन्ग दिए हुए हैं, तो 3 वायर हैं, यानी एक एक्स में है, एक वाई में है, और एक जेड में है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड है ना, ये वायर दे रखे हैं। और यहां बोल रहा है कि एक हमने गॉसियन सर्कल लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 1 स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये आपका जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्फीयर की, गोले की इक्वेशन है, ठीक है भाई। हाँ जी, ये गोले की इक्वेशन है, तो यहां पर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही गोला बनेगा। और इस गोले की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 1। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, तो ये होता है चार्ज अंदर डिवाइडेड बाय एफ जीरो। तो देखो अब चार्ज कौन सा अंदर है, ये एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक का चार्ज अंदर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 1 और ये 1 2 मीटर, वाई में भी ये 1 और 1 2 मीटर, जेड में भी 1 और 1 2 मीटर। तो यहां पर अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज इनसाइड है लैम्डा इंटू 2, लैम्डा इंटू 2, और ऐसे 3 टर्म हो जाएंगे क्योंकि एक्स में भी है वाई में भी जेड है, तो आएगा, तो आंसर आएगा 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई एफ जीरो। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत, डन डन डन, लिख लीजिए।
डन। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। Refer to the arrangement of charges in the figure and a Gaussian surface of radius r with q at the center. Then हाँ भाई, निकालना टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके ओके सॉरी 27, 28 नहीं, 27 क्या है? A charge q is located somewhere inside a vertical cone such that the depth of the cone from the free surface of a cone is h. It is found that the flux associated with the cone with the curved surface। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर ये कोन है, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, ये चार्ज है क्यू। तो इस चार्ज के देखो पूरा जो कोन है, पूरे कोन से निकलने वाला जो फाई नेट होगा वो तो होगा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इससे जो फ्लक्स निकलेगा यहां पर, इसका फ्लक्स दिया हुआ है, कितना दिया आपको? ये दिया है 3q डिवाइडेड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट, ये दिया हुआ है। तो 3q/5 यहां से निकल रहा है, तो बताइए इस फ्लैट सरफेस से कितना निकलेगा? तो इससे निकला 3q/5, तो इससे कितना निकलेगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो इट विल बी 2q डिवाइडेड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? ये आ गया। तो यहां पे ये 5 नेट आ गया q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2q/5 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो क्या निकालना था? If the charge is raised vertically through a height of 2h, then flux through the curved surface is। अब देखो, अगर मैं इसको ऊपर हाइट 2h ले जाऊं, या एक काम करो, ऐसा का ऐसा कोन ऊपर रख दो, तो ऐसा कोन ऊपर रख देंगे तो ऊपर वाले कोन के लिए ये चार्ज क्यों कहां गया? नीचे चला गया। तो बेसिकली अगर मैं इसको यहां से ऊपर ले जाता हूं, तो अब ये h ऊपर गया, तो अब ऊपर वाले कोन से कितना निकलेगा? 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। और इससे कितना निकलेगा बचा हुआ? समझ में आ गया? तो आंसर कितना आएगा? 2q/5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। चलिए और बोलिए, और कहां से कहां तक था भाई? एक तो होगा 23 से 30 तक था, उसके बाद 60 से था शायद, 60 से 65, 60 से 65 में कोई दिक्कत है किसी को? सिक्सटी 65 में दिक्कत है, 65 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हुआ है, पियर से गॉसियन क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस एट द ऑरिजिन such that one of its corner is at the origin and rest of the sides are along positive side of the coordinates. Magnitude of net charge, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं भाई। यहां पर ये एक क्यूब है, ये है x, ये है y और ये है z। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3y² प्लस 2j कैप। देखो ये जो 4i कैप है, तो यानी इसके कारण जितना एंटर करेगा
उतना ही निकल जाएगा, तो इसके कारण कोई नेट फ्लक्स नहीं आएगा। अब जो y में है, तो यहां इस सरफेस में फ्लक्स क्या करेगा, y में एंटर करेगा, और यहां से इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। तो इस सरफेस के लिए y है 0, इसके लिए y कितना होगा, क्यूब का साइड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो y 0 करेंगे तो फ्लक्स जो इन हो रहा है कितना होगा, यहां y 0 करेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो यहां एंटर करेगा कितना, 6 एंटर करेगा, और बाहर y बराबर 1 रखें तो 1 + 2 दैट इज 3 इंटू 3 9, तो 9 बाहर निकलेगा, 6 एंटर करेगा, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, इट इज 9 - 6 बराबर चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया भाई, डन। 63, what the flux through the part of surface for a region x positive, y positive, z positive due to electric field, this thing। ये क्वेश्चन जो अभी बताया था वैसा ही क्वेश्चन है। 63 क्या है यहां पर आपका, ये एक स्फीयर है, ये 3D का क्वेश्चन थोड़ा सा। दिस इज अवर एक्स, ये y, और ये है z। तो क्वेश्चन बोल रहा है x पॉजिटिव, और यहां सॉरी कहां गया, कहां गया, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, जे डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, कितनी है, 8 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहां बोल रहा है x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। बेसिकली इस गोले का वो पार्ट जिसमें x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, यानी कि आप देखोगे तो ये वाला होगा, तो इसमें x पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, तो इस फ्लैट सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही इस कर्व सरफेस से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया, तो जितना ये एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना एंटर किया उतना बाहर निकलेगा, तो आपको बस ये निकालना है कितना एंटर कर रहा है, और जितना एंटर करेगा निकलेगा वो कितना होगा, ई इंटू एरिया। तो ई कितना है, 8 डिवाइड बाई पाई, और एरिया मतलब ये, तो पूरे सर्कल का ये क्या है, 1/4 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर कितना दिया है, रेडियस किसकी है, 1 ही होगी मेरे ख्याल से, 1 है, तो आर 1 है, तो आंसर कितना आया, इट इज 2। 61, यहां पर ये एक चार्ज रखा हुआ है, और आपको इसके थ्रू निकालना है फ्लक्स। तो बेसिकली ये है आर, ये है ए, तो क्या लिखा है, अब चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द एक्सिस, ठीक है। इफ द 1/4 ऑफ द टोटल फ्लक्स थ्रू द चार्ज पासेज थ्रू द डिस्क, तो डिस्क से जो जा रहा है वो फ्लक्स कितना है, वो है 1/4 ऑफ क्यू बाई एफ 0। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाई 2 एफ 0 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था कोन वाला फंडा, और यहां पर ये एंगल है हमारा थीटा, सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई,
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 62 भी पूछना चाहते हो? सारे क्वेश्चन पूछ लो भाई, है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। देखिए या ये भी क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा भी एफर्ट मत करना भाई, है ना, क्यों जरूरत है एफर्ट करने की। 62 पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट है 2a, 0, 0। पॉइंट बी है 0, a, 0। पॉइंट सी है 0, 0, a। तो बेसिकली इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल एक तिरछा सा बिछा हुआ ट्रायंगल, त्रिपाल जैसा लग रहा है ना, त्रिपाल जैसा। तो बेसिकली यहां पर समझो, अगर मैं इसको ओ बोल देता हूं, तो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, ई है E0 I प्लस 2E0J प्लस 3E0K। तो देखो इस जो आपका ट्रायंगल है, त्रिपाल है, जितना फ्लक्स इस सरफेस से एंटर करेगा उतना ही त्रिपाल से बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली आप इसको एक क्लोज सरफेस मान लीजिए। एक जो सरफेस है वो आपका YZ प्लेन है, YZ। ऐसे ये आपका एक सरफेस ये हो जाएगा XZ वाला, और ऐसे एक सरफेस हो जाएगा ये वाला। कौन सा? सॉरी, XY और ये XZ, तीन सरफेस हुए। समझ में आ गया? तो यहां से जितना एंटर करेगा उतना इस त्रिपाल से बाहर निकलेगा। ऐसे जो यहां से एंटर करेगा वो इस त्रिपाल से बाहर निकलेगा। ऐसे जो यहां से एंटर करेगा निकल जाएगा। तो आप तो बस इन जो आपका XY, YZ और XZ प्लेन में जो ट्रायंगल बन रहे हैं, समझ में आ गया? उनको आप कर लीजिए। समझ में आ गया? उनको आपको क्या करना है, यहां पर ऐड करना है। तो देखो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 I में, एक्स में कितनी है E0, वाई में कितनी है 2E0, यहां कितनी है 3E0। तो आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो एक्स के कारण E0 इंटू ये वाला एरिया, तो ये हाइट कितनी है A, और ये कितनी है A। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, A² 2। अब इसकी बात करते हैं नीचे वाले का, तो 2E0 इंटू, देखो ये कितना है 2A, ये कितना है A, तो 1/2 A इंटू 2A। अब इसकी बात करेंगे 3E0 इंटू A, और ये 2A, तो A इंटू 2A/2। सॉल्व कर लेना। चलिए डन। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। चलिए पढ़ाई करते हैं। हाँ जी, मैं बात करता ई अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एक्स का प्रोफाइल बनता है इफ ई जो है आर का फंक्शन है। तो मतलब अगर ई आर का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई? ये अपने कर लिया। अब इसमें एक तो प्रोफाइल ये हो गया, दूसरा प्रोफाइल, प्रोफाइल नंबर 2। अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है समथिंग लाइक दैट, EXI प्लस EYJ प्लस EZK, इट इज गिवन टू यू। अगर ये दिया हुआ है तो अब कैसे करेंगे? तो अब इस केस में देखिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, dV बराबर माइनस
ई डॉट डी आर, फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, बट अब यहां पर जो डी आर है वो कितना आएगा? इट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी वी हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। लिख लीजिए, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ में आ गया भाई? तो ये आपका अगर ई दे रखा है, और इसी तरह से हम बोल सकते हैं अगर मैंने आपको v दिया है, सम फंक्शन ऑफ x y z v दे रखा है, तो अगर e निकालना है तो e का फॉर्मूला हो जाएगा इट इज माइनस ब्रैकेट में डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल y जे कैप प्लस डेल v बाई डेल z के कैप। तो ये डेल v बाई डेल एक्स क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, y और z को हम कांस्टेंट मानेंगे। ऐसी ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया। लिख लिया? चलिए,
हाँ जी, क्वेश्चन है ई बराबर दिया है इज गिवन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हाँ जी, किसी स्कैम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है यश, ठीक है। जब तक आपसे मैं खुद बात ना करूं या हमारी टीम का कोई सदस्य बात ना करे, आपको कोई स्कैम में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों का कमिंग संडे को एग्जाम है, कई बच्चों का मैसेज आया कि सर वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो हमने बहुत पुराना हो गया, नहीं कर पाएंगे, समय बहुत कम है, इसलिए मैंने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉट टिल डेट वही आएगा, होमवर्क वही आएगा, और साथ में क्लास 11 का सेंटर ऑफ मास चैप्टर है वो आएगा, ठीक है। चलिए आगे आंसर, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ई दिया है, आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम जानते हैं, सब लोगों ने कर लिया है, अच्छी बात है। तो डी वी बराबर होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स, यानी वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी कितना है का वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई जेड, डी ऑफ एक्स बाई जेड, ठीक है। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो आपका v हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड प्लस सी, सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लिख लीजिए फटाफट सब लोग। 3xyz नहीं होगा, ये होगा डी एक्स वाई जेड को आप डिफरेंशिएट करिए, ये प्रोडक्ट लगता है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन, तो डी एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड है ना, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ऊपर वाला रिजल्ट मिल जाएगा, तो इसका मतलब उसका उल्टा ही हो जाएगा, बेसिक मैथ्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है वाई आई प्लस एक्स जे वी निकालिए। करिए। हाँ जी, क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, डी वी हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो इंटीग्रल ऑफ डी वी कितना का वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, तो वी आ गया माइनस एक्स वाई प्लस सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बराबर दिया के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय दिस थिंग, करिए सॉल्व। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा एक्स आई प्लस वाई जे, तो हम जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या होता है, ये होता है आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर है, तो इसका अगर आप मॉड लोगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आएगा, आर हो जाएगा, जस्ट पुट द वैल्यू, तो ई की वैल्यू आ रही है कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय यहां आएगा आर क्यू, आर क्यू,
और इसको मैं लिख सकता हूं ए के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये आ गया। तो ये हमने निकाल लिया। अब ये निकाल लिया है तो हमें चाहिए पोटेंशियल, तो डीवी होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। तो इंटीग्रल ऑफ डीवी सिंपली हो जाएगा वी माइनस इंटीग्रल ऑफ ई कितना है के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहां पे ये 1/r स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो कितना आएगा -2 + 1 ना, तो ये आएगा माइनस के बाहर और ये ऊपर जाएगा तो r की पावर हो जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो -2 + 1 -1, तो इट इज सिंपली k डिवाइडेड बाई r प्लस सी, दैट इज द आंसर। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। लिख लीजिए फटाफट सब लोग। समझ में आ गया भाई? डन डन डन। चलिए, v दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी इज गिवन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। v दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाँ जी, आ गया। तो v दिया है तो हम जानते हैं E होगा माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल v बाई डेल जेड के कैप। गुड, कई बच्चों का आंसर आ चुका है, शानदार। बाकी लोग निकालिए फटाफट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को हम कांस्टेंट मानेंगे तो आएगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप, और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप, और फिर करेंगे तो आएगा 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, लिख लीजिए। डन। चलिए, हाँ भाई, एक और क्वेश्चन। ई दिया है के क्यू बाई आर, ये क्या है, गड़बड़ कर दी, आर है। ई बराबर दिया है यहाँ पे, ये आर की पावर एन है। मैं दोबारा लिख देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ई दिया है के क्यू डिवाइडेड बाई आर की पावर एन आर कैप, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है वी। निकालिए सब लोग। गुड, आ गया आंसर। चलिए गुड। तो डीवी हम जानते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर है। तो इंटीग्रल ऑफ डीवी हो जाएगा वी माइनस ई है के क्यू डिवाइडेड बाई आर की पावर एन इंटू डी आर। तो माइनस के क्यू बाहर आएगा, अंदर है 1/r की पावर एन, तो ये ऊपर जाएगा तो r की पावर हो जाएगा -n + 1 डिवाइडेड बाई -n + 1।
प्लस सी, तो ये माइनस हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर की पावर एन माइनस वन, और साथ में यहाँ पर आएगा एन माइनस वन और प्लस लगा देना सी। सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये लगाना मत भूल जाना। एक मिनट, समझ में आ गया भाई? सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड गुड गुड, कई बच्चों का आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। उसमें तो आप लोगों ने हाँ महारत हासिल कर रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अगर एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q और इसके कारण आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट सम पॉइंट लेट से A, जो कि R डिस्टेंस पर यहां निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड मानो तो डीवी का डीवी होता है माइनस ई डॉट डी आर, तो आई नीड टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ डीवी हमारा हो जाएगा सिंपली वी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के क्यू बाहर आएगा। अच्छा, इसमें चाहो तो आप प्लस सी करके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें इंटीग्रेट की लिमिट भी लगा सकते हो, तो लिमिट से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वहां मैं पोटेंशियल जीरो मान रहा हूं, तो जब ये आर होगा तो पोटेंशियल वी होगा, तो इंटीग्रल ऑफ डी वी लगाएंगे तो लिमिट यह है जीरो से वी हो जाएगी, और यहाँ जीरो से आर हो जाएगी। तो माइनस के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर को इंडिकेट करेंगे तो इट इज आर की पावर आएगा माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, और फिर लिमिट लगा दो जीरो से आर। सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है, निकालिए वी कितना आ रहा है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इन्फिनिटी से होगा, है ना, इन्फिनिटी से आर होगा। आ गया आंसर कितना आ रहा है? इट इज के क्यू बाई स्मॉल आर, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेन इस फॉर्मूले में चार्ज क्यू की वैल्यू विद साइन रखती है। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू विद साइन, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस रखना है, नेगेटिव है तो माइनस रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं बोलता हूं कि प्लॉट कर लीजिए पोटेंशियल V वर्सेस R कर्व, V वर्सेस R, तो यानी यहां पे V जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन R। समझ में आ गया? तो V जो है वन अपॉन R, तो यानी कि यहां पे ये ग्राफ जो आएगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा। V प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन R, यहां पे चार्ज रखा है पॉजिटिव प्लस क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहां इस फॉर्मूले में आपको क्यू की वैल्यू विद साइन रख देनी है, पुट द वैल्यू विद साइन, डन।
चलिए अब यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, अब समझते हैं क्या होता है। यहां पर एक अगर चार्ज है लेट से प्लस क्यू, तो हम जानते हैं इस प्लस क्यू से अगर मैं आर इधर जाऊं या आर इधर जाऊं या आर ऊपर जाऊं या आर नीचे जाऊं या आर आगे जाऊं या आर पीछे जाऊं, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम। पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा नहीं भाई। आर इधर गए, आर ऊपर गए, आर इधर, भाई फार्मूला है के क्यू बाई आर, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, सेम होगा। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, समझ में आ गया। कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। किस पर लाई करेंगे, एक गोले पे लाई करेंगे, स्फीयर पर लाई करेंगे, ठीक है। तो गोले पर लाई करेंगे, तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक गोले पर लाई करेंगे, तो ये गोला जो है, अगर मैं एक गोला बना देता हूं, तो इस गोले के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा एक सरफेस नहीं होगा, इसमें बहुत सारे सरफेस होंगे। तो मैं सारे सरफेस तो दिखाऊंगा नहीं, पर कुछ सरफेस जरूर दिखाऊंगा। तो यहां पे मैं कुछ और सरफेस भी दिखा देता हूं। ये सरफेस दिखा दिया, और भी सरफेस दिखा देते हैं, चलो। ये सरफेस दिखा दिया है ना। तो ऐसे हम यहां पर ये सरफेस दिखा रहे हैं। तो ये जो सरफेसेस हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब यहां पर कुछ और भी दिखा देते हैं लड़ते, चलो मैं कुछ और दिखा देता हूं यहां पर। हाँ जी, ये है। अब देखिए यहां पर, आप समझना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। ये डॉटेड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। और जो ये सरफेसेस हैं, ये हमारा क्या है, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया भाई। तो यहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये हमने बात कर लिया। अब इसमें खास बात है एक समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, और ये सरफेस गोले गोले इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से देखिए उनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया, ये हम खास बात बोल सकते हैं। तो ये है, तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इमेजिनरी सरफेसेस हैं। ये क्या है, इमेजिनरी सरफेस हैं, जिनके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, दीज आर imaginary surfaces on which electric potential is same। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर व्हाट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to equipotential सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हम बोल सकते हैं. और एक और खास बात है, जब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं तो ध्यान से रखना कि यहां पर ये मैंने सरफेस पास पास बनाए हैं, फिर गैप बढ़ गया, फिर गैप और बढ़ गया एंड सो ऑन. तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया हुआ है. तो इसका मतलब ये जितने ये सरफेसेस पास पास होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. तो नेक्स्ट पॉइंट है closer the equipotential surface, comma, greater will be the intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड. हम जानते हैं यहां डिस्टेंस कम होगी तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां डिस्टेंस ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है. तो यहां ये पास पास मैंने दर्शाए हुए दिखाए हैं. क्यों दिखाए हैं? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है. बस खत्म, ये है दिखाने का एक तरीका है. लिख लीजिए. लिख लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब मैं जो बताया है उसको समझते हैं. तो यहां पर अगर मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हुए हैं और यहां ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये हमारे क्या बनाए हुए हैं, ये हमारे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो बताइए ए बी सी में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? सी पर, बिल्कुल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पे सबसे पास पास है. उसके बाद किसका नंबर आएगा? बी का. उसके बाद किसका नंबर आएगा? ए का. गुड. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. लिख लीजिए सब लोग फटाफट. अगर मैं यहां पर ये बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है? ई एल ओ एफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. और यहां पर मैं अब एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर ए, यहां बी और यहां सी. बताइए किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है? परफेक्ट, क्या बात है. तो हम जानते हैं सी पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा होती है. तो ई सी ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ए. समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए कि इनमें से किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? पॉइंट ए बी सी में बताइए किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा?
किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा बताइए। हाँ जी, किसका होगा? ए का, बिल्कुल। पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर सी का नंबर आएगा। लिख लीजिए सब लोग फटाफट। लिख लिया? गुड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। क्या दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? क्या दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? नो। क्यों? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी एक डायरेक्शन ये हो गई और ये एक डायरेक्शन इधर कहीं हो जाएगी। तो दो डायरेक्शनों के वो के पॉसिबल नहीं। देखिए यहां पे टू इक्वी पोटेंशियल surfaces never cut each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। समझ में आ गया? जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इधर देखिए, तो जैसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था वही है। अब इधर देखिए, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को, समझना, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को, जैसे मान लो चार्ज मान लो क्यू, इसको मैं इस सरफेस के अलोंग ले जाता हूं, तो बताइए अलोंग द सरफेस ले जा रहे हैं, अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नो। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए हम ऐसे ले जा रहे हैं इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी कि यहां से यहां ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक खास प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। तो लिख लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, work done by external agent in taking a charged particle from one point to another on an equipotential surface will be 0। ठीक है, लिख लीजिए। डन डन डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। देखिए अगर यहां पर समझना, यहां पर लेट से आई हैव टू चार्ज पार्टिकल्स, एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है Q, एंड ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये मान लो पॉइंट है A फॉर एग्जांपल। मिड पॉइंट A की ये दूरी है
आर और ये दूरी है आर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बताइए कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे। इट इज गोइंग टू बी जीरो। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है? पोटेंशियल एट पॉइंट, इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा। कितना आएगा? इट इज के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई आर। तो क्या यहां से मैं बोलता हूं कि अगर किसी पॉइंट पर, इफ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या इसका मतलब उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी जीरो होगा? क्या किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कोई जरूरी नहीं है। देखो यहां ई जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन। ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है। यहां पॉइंट में ले रहा हूं बी, ये दूरी है आर और ये दूरी भी है आर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और पोटेंशियल कितना है? निकालिए। समझ में आ गया भाई? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? निकालिए। तो प्लस के कारण आगे, माइनस के कारण भी आगे। तो यहां पर दोनों के कारण आगे, तो ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना है? गुड, जीरो। तो क्या यहां से आई कैन से दैट इफ पोटेंशियल है जीरो किसी पॉइंट पर, क्या उसका मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? अगर पोटेंशियल जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? बिल्कुल सही बोला, नहीं, नहीं होगा। समझ में आ गया भाई? तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि V जीरो तो E जीरो या E जीरो तो V जीरो है, दिमाग में चलता है कुछ लोगों के। देखो ये ऐसा क्यों है समझ लो। ये इट इज जस्ट लाइक, अगर अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, समझना, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो क्या उसका एक्सप्रेशन जीरो होगा? नो, क्योंकि देखो रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो आपका E जो होता है वो माइनस डी वी बाई डी आर है। एक्सलेशन ए होता है माइनस डी वी बाई डी टी। तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी जीरो है किसी पार्टिकल की, तो क्या एक्सलेशन जीरो होगा? नो, क्योंकि हम जानते हैं पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सलेशन होता है जी डाउनवर्ड। वेलोसिटी जीरो है बट एक्सलेशन जीरो नहीं है। या अगर एक्सलेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी? बस मैं एक एनालॉजी दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू एनालॉजी कि भाई ऐसा नहीं। तो वेलोसिटी जी, अगर एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। लिख लीजिए। तो ये हमने बात कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ और चार्ज सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। ये कहां से आ गया? तो यहां पर अगर मैं एक इनफाइनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज लेता हूं तो लिखिए यहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू
ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज। इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ये है इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो हम जानते हैं कि कैसे निकालेंगे। लाइन चार्ज से आर इधर जाओ, आर इधर जाओ, आर इधर जाओ, आर इधर जाओ। हाँ जी, दोबारा दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल दिखा देंगे। ये लो भाई, स्लाइड देख लीजिए। हाँ, ये लिख लिया, चलिए डन। तो कैसा होगा, क्या बात है, ये बच्चे अच्छे, ये शानदार है। बोल दे सिलेंड्रिकल, तो आर इधर जाओ, आर इधर जाओ, आर इधर, आर, तो एक सर्किल बन जाएगा। ऐसे आर इधर जाओ, आर, तो एक सर्किल, तो सर्किल 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 क्या बन जाएगा, परफेक्ट सिलेंडर बन जाएगा। तो यहां पर हमारे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगे, ये कुछ इस प्रकार से होंगे, सिलेंडर टाइप के। तो ये ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और भी बना सकते हो आप, एक और बना देता हूं। और मैंने जानबूझ के इस प्रकार से बनाया हुआ क्योंकि यहां पर जितना दूर जाएंगे गैप जो है बढ़ना चाहिए, गैप शुड इंक्रीज। तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। लिख लीजिए सब लोग। समझ में आ गया भाई। लिख लिया। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनेटली लार्ज शीट। इनफाइनेटली लार्ज शीट यानी कि अगर आपका शीट जो है इनफाइनेटली लार्ज है, तो लेट्स से मेरे पास ये एक शीट है, इसका केवल क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया हुआ है, ऊपर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, सामने भी इन्फिनिटी और अंदर भी इन्फिनिटी है ना, तो आपको पतला ऐसा दिखाई देगा। तो बेसिकली इसके कारण हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इसके सरफेस के इस प्रकार से परपेंडिकुलर होती हैं, ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर होती हैं। ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बताइए यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे आएंगे। पैरेलल प्लेन, बिल्कुल पैरेलल प्लेन। तो यहां पर ये हमारे पैरेलल प्लेन होंगे एंड दे विल बी इक्वी स्पेस्ड। इनके बीच का गैप जो है इक्वल बनाना है।
क्यों इक्वल बनाना है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2F0, इट इज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो यहां पर गैप शुड बी इक्वल। तो दे विल बी पैरेलल प्लेन्स, दे विल बी पैरेलल प्लेन्स। एक बच्चे ने पूछा सर क्या गॉसियन सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई सेम है, बट गॉसियन सरफेस तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी दिस इज आल्सो अ गॉसियन सरफेस। किसी ने ये थोड़ी कहा कि यही बनाना है, गॉसियन सरफेस तो कुछ भी हो सकता है, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस यही होंगे। हाँ, गॉसियन सरफेस को यूज करके, अगर गॉस थ्योरम को यूज करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आई हैव टू चूज सर्टेन काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस टू गेट द आंसर। मैं ऐसा कुछ बना लूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो आई नीड टू चूज दैट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस जिससे कि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। समझ में आ गया? तो ये आपके हमारे प्लेन हो जाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़े। डन डन डन। हाँ जी, अभी क्वेश्चन यहां करेंगे। This is our x axis and this is our y axis, and यहां पर ये हैं हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दे आर व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये पोटेंशियल है 10 वोल्ट वाला, 20 वोल्ट वाला, 30, 40। ये ऑरिजिन है 0, ये है 0.10, ये है 20, ये है 30। इट इज इन सेंटीमीटर। तो ये यानी ये जो सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, इसका 30 है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया भाई? एंड सो ऑन। तो अब यहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। करिए। ये एंगल देना पड़ेगा। दिस इज योर 37 डिग्री। सारे एंगल ये 37 डिग्री हैं। करिए। हाँ जी, अब आवाज बताइए कैसी आ रही है? हाँ जी, आवाज बढ़िया, पहले से अच्छा, या बराबर, या कम? देखो भी कमेंट कैसे आ रहा है। अच्छा, बेस्ट, क्या बात है। तो इसको यूज करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। हाँ, नहीं तो फालतू में हम लोग टाइम पास कर रहे थे इतना। सही है, बढ़िया है, शानदार। चलिए, बढ़िया है, शानदार। तो निकालिए आंसर इसका।
निकालिए। हाँ जी, आवाज अब ठीक है। मैं नॉर्मल बात करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ लगता है इसका वॉल्यूम ज्यादा है। मैं आराम से बात करूंगा। अच्छी बात है, फालतू में क्यों स्ट्रेन दें अपने गले को। आ गया भाई, आ गया। चलिए निकालिए आंसर। हाँ जी, तो हम जानते हैं ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो और हम जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहो तो यहां बना दो या यहां बना दो, एक ही बात है। सरफेस के मैंने परपेंडिकुलर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आई नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड फर्स्ट, है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये पॉइंट लेट से मैंने ये पॉइंट बोल दिया लेट से ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, और ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वी बी माइनस वी ए, हम फॉर्मूला जानते हैं ईडी होता है ना, ईडी होता है। तो वी बी माइनस बी, 30 माइनस 20 दैट इज 10 वोल्ट बराबर ई, और ये है डी, और ये एंगल 37। तो साइन 37 डी डिवाइडेड बाई 10, तो साइन 37 कितना, 3/5। तो डी कितना आया, डी आ गया 6 सेंटीमीटर। डी है 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई। तो यहां पर E इंटू डी है 6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 करना पड़ेगा। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई। बट हमें निकालना है इसको वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, आई नीड टू रिजोल्व इट। रिजोल्व कैसे करोगे, इसका एक एक्स में कंपोनेंट आएगा, एक वाई में आएगा। एंगल आप जानते हैं ये 37 है, ये 90 डिग्री। तो ऊपर वाला एंगल 37 या नीचे वाला एंगल कर लो, ये एंगल कितना है 53। तो इसका ई का ऊपर कंपोनेंट आएगा ई साइन 53, और नीचे की तरफ आएगा ई कॉस 53। सही है, ये है। तो यहां पर आपको ई को वेक्टर फॉर्म में निकालना है। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ बेटा, रिव्यू क्या करना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, दे आर व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, कर लीजिए कितना आ रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में यू नीड टू फाइंड ई। तो ई हमें दिया है 500, तो ये 500/3 cos 53 होता है 3/5। निकालिए कितना आ रहा है, -100 आई कैप, और ये है 4/5 प्लस 400/3 जे कैप। चेक करो भाई, हो गया।
इस प्रकार से, है ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर स्क्वायर पर है। और ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो यहां पर ये मैं पॉइंट ले रहा हूं ए। तो पॉइंट ए पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई बात नहीं, अब तो ठीक क्लास। तो यहां तीन चार्ज रखे हैं क्यू क्यू क्यू, और पॉइंट ए पर निकालना है। यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आ गया आंसर, बहुत सिंपल है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है तो हर एक चार्ज के कारण, इसके कारण निकालेंगे। तो के क्यू बाई ए आएगा। इसके कारण निकालेंगे तो के क्यू बाई ए आएगा। और इसके कारण निकालोगे तो ये दूरी चाहिए, तो फार्मूला होगा के क्यू और दूरी होगी रूट 2a। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई ए प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई रूट 2a। तो के क्यू बाई ए कॉमन लेंगे, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। ये है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। समझ में आ गया भाई? सिंपल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, कुछ ऐसा डायग्राम बना लिया मैंने। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। और यहां पर एक चार्ज रखा है Q, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है -Q। यहां पर चार्ज है -Q। ये पॉइंट खाली वाला पॉइंट ए है, साइड इसकी ए है। सेम क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल निकालना है पॉइंट ए पर। हाँ जी, निकालिए।
लो भाई प्रीवियस स्लाइड लोग ये देख लो भाई, इसमें तो क्या देखना है। आ गया आंसर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है, तो एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई ए ये हो जाएगा। अब एक चार्ज ये रहा क्यू वाला है ना, इसके अर्थ ये दूरी कितनी है 2, तो प्लस के क्यू बाई 2a। लेकिन अब ये माइनस वाला निकालेंगे तो माइनस वाले के लिए मुझे ये दूरी चाहिए, और ये दूरी कितनी होती है √3a। तो कितना आएगा प्लस के ये भी दो टर्म आएंगे ना, तो प्लस ट्वाइस ऑफ के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई √3a, दैट इज द आंसर। सिंपल है। तो आपको एल्जेब्रिकली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल द टर्म्स एल्जेब्रिकली। ठीक है, समझ में आ गया भाई? डन। चलिए चलिए, तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज कोई होमवर्क नहीं है, अगली क्लास में सीधा इकट्ठा होमवर्क मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।